चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रुप वाले कौन कौन से हैं यहाँ बैठे हैं जो फर्स्ट ग्रुप में थे? ध्यान से बेटा ये क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर आप आगे प्रोसीड करते हैं। धन्यपाल सुनो बेटा, जब भी पेंडुलम की लेंथ कंसीडर करते हैं, जब भी पेंडुलम की लेंथ कंसीडर करते हैं बेटा हम लोग, तो क्या करते होते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंथ ये लेते होते हैं, टोटल लेंथ। समझ आ गई? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में रहेगा, थोड़ा नीचे नीचे रहेगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा? सेंटर में। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा बच्चे? थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना? थोड़ा सा क्या होगा, मतलब सबसे नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका रहेगा बेटा? y का। ठीक है, तो जो लेंथ है, जो x की लेंथ है बेटा, वो बराबर है आपके किसके लेंथ के? z के लेंथ के। बात क्लियर हुई या नहीं? x की लेंथ और z की लेंथ बराबर है, क्योंकि x पूरा फील्ड है और y पूरा खाली है। तो सर्कुलर रिंग में चाहे भरी हुई हो चाहे खाली हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहता है? सेम। चेंज किसमें होता है? कोन के अंदर चेंज होता है। नाउ इफ यू सी y में ज्यादा मास नीचे की तरफ है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? ज्यादा। और w में मास नो डाउट नीचे की तरफ भी है, लेकिन ऊपर भी भरा हुआ है, तो इनसे ज्यादा लेंथ की बात कर रहा हूं, इनसे जो ज्यादा लेंथ है, लेंथ ऑफ x इक्वल्स टू लेंथ ऑफ z, इनसे ज्यादा लेंथ होगी बच्चे किसकी? w की। और सबसे ज्यादा लेंथ होगी किसकी बेटा? y की। w की। देखो बेटा, यहां पानी नीचे की तरफ भरा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां नीचे हो जाएगा, ज्यादा हो गई ना फिर y की लेंथ, सबसे ज्यादा हो गई। w की लेंथ क्या है? थोड़ा सा खाली है, तो बिल्कुल सेंटर की बजाय w का यहां होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, y नीचे से भरी हुई है तो यहां होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है सब में। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन दोनों की क्या रहेगी बच्चे? सेम। लेकिन लेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो साइन क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ w, फ्रीक्वेंसी ऑफ y। ठीक है, रेजोनेंस किन दो के बीच में होगा? x और z। किसके बीच में होगा रेजोनेंस? x और z, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है बच्चे? सेम। देख लो, कोई बात नहीं, एक बार फिर पढ़ लेंगे, ये तो क्या जरूरी है। पारुल हाय हाय करो बच्चे, उनको खुशी को हेलो बोल दो, वो देख रही है कब से। पढ़ा लें आगे? ओके, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है इसमें। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग पेंडुलम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, z को वाइब्रेशन दी तो कौन होगा? x। क्या सेटअप होगा? रेजोनेंस। बाकी दोनों में कौन सी होगी? फोर्स्ड। इज रेजोनेंस पार्ट ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन? यस, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन वेयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फोर्स्ड वाइब्रेशन। हाँ जी बेटा, z और x में सेम लेंथ है बेटा दोनों की। ओके, उसके बाद बेटा आपको ये ग्राफ है, मैं फिर से कह रहा हूं, ग्राफ वाला क्वेश्चन आना ही आना है 100%। ध्यान रखना, आपको हीट कैपेसिटी और मास का ग्राफ दे रखा है, ठीक है? वैसे ही बता रहा हूं, अगर इस ग्राफ का आप स्लोप निकालें तो क्या आएगी इसकी स्लोप? हीट कैपेसिटी अपॉन मास। हीट कैपेसिटी क्या होती है? m इंटू स्मॉल सी अपॉन m। तो C और M का ग्राफ आपको क्या दे देगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वैसे ही बता रहा हूं। ओके, ये आपको कह रहा है आपको एक ग्राफ बनाना है बिटवीन, अच्छा ये ग्राफ गिवन है, आपको ग्राफ बनाना है बिटवीन मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चे, मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब सुनो, जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा। यस और नो? वैसे तो मास पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर मास सेम है तो अगर हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए
will be more than specific heat capacity of B when mass is, बोलो बच्चे, when mass is constant. ठीक है, आपको ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? आपको ग्राफ बनाना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास के बीच में. बोलो बच्चे, कैसा बनेगा ग्राफ? कल कराया था, स्ट्रेट लाइन. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज. हसरत जी, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है? नहीं करती. तो सीधी दो लाइनें बनेगी, ऊपर वाली लाइन ए की, नीचे वाली लाइन बी की. दोबारा बता रहा हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती. मास चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या रहनी है? सेम. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की लाइन हमेशा क्या रहेगी? स्ट्रेट लाइन. फर्क सिर्फ इतना है कि आप ए ऊपर लिखें या ए नीचे लिखें, तो कंसेप्ट सीधा है. जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा, उसकी कांस्टेंट मास के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा है. ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके. भाविक, इस ग्राफ की स्लोप क्या देगी आपको? कुछ भी नहीं देगी. स्लोप ही इसकी क्या है? 0. क्या है इसकी स्लोप? 0. तो इसकी स्लोप अपने को कुछ भी नहीं देगी. ठीक है. यशिका, घर गए नहीं बेटा आप? अच्छा. विच मटीरियल इज रिलेटिवली बेटर कंडक्टर? बेटर कंडक्टर कौन होगा? गुरीना जी बताइए. CA is more than CB. Which will be a better conductor? CB will be a better conductor. A will be a better coolant या कुछ भी और. ठीक है, गुड. ओके. अब ये क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, देखो जब ये क्वेश्चन आ जाए ना ऐसा कुछ, कैसा? आपके पास दो वायर्स हैं, बीच में आपको एक कंडक्टर दे रखा है, इसको कहाँ कनेक्ट कर रखा है बच्चे? किसी बैटरी के साथ. तो समझ जाओ यार, ये वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला केस है ना. इधर आपको क्या दे दिया? एक मैग्नेट का नॉर्थ, इधर क्या दे दिया? मैग्नेट का बच्चे साउथ. करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? ऐसे, ऐसे और ऐसे. ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? अपवर्ड्स. ये किस में है? नॉर्थ टू साउथ. थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड्स. ये तो ऐसे है. अगर यही चीज ऐसे होती तो थंब किधर पॉइंट आउट करता? डाउनवर्ड्स. समझ आ गई बच्चे? देखो ये ऐसे पड़ा है, लेकिन अपने को पता है ना कि पेपर पे इसे आप कैसे देखेंगे? हॉरिजॉन्टल देखेंगे बच्चे. ये वाली चीज है, एक्चुअल में तो ये क्या पड़ी है? हॉरिजॉन्टल है ना, हम इसे वर्टिकल देख रहे हैं. तो फोर्स किधर एक्ट करेगी? डाउनवर्ड्स. अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना. आपने एक वुडन बॉक्स पे एक कॉपर कंडक्टर रख दिया, उसने रीडिंग दिखाई 0.4 kgf. जैसे ही स्विच ऑन किया, उसने फोर्स लगाई इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अगर ये नीचे की तरफ पुश होगा तो ये रीडिंग क्या करेगी बच्चे? इंक्रीज करेगी. ठीक है. अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगती तो ये रीडिंग क्या करती? डिक्रीज करती. समझ आ गई? अगर करंट 0 है तो ये रीडिंग चेंज नहीं होगी. ठीक है. मंतेश्वर, करंट बढ़ा दिया बच्चे मैंने, तो रीडिंग क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी. करंट बढ़ाने से फोर्स बढ़ जाएगी और रीडिंग. देखो, करंट ज्यादा कम करने से फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है. अगर मैंने टर्मिनल्स रिवर्स कर दिए तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? रिवर्स. पहले जो नीचे लग रही थी वो कहां लगेगी? अब ऊपर. जो ऊपर लग रही थी वो कहां लगेगी? नीचे. बेटा एक तो ये वाला क्वेश्चन, और एक अपने पी और क्यू वो किया है ना, मैग्नेटिक कॉइल वाला, सॉरी नहीं, कंपस वाला क्वेश्चन, कि पी कैसे घूम रही है वहां पे, क्यू कैसे. वो ध्यान रखना, वो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास. ये रहा, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ कंप्रेशन बैलेंस. क्लोज किया तो रीडिंग बढ़ेगी. हाउ विल ऑब्जर्वेशन चेंज व्हेन वी इंक्रीज करंट? रीडिंग बढ़ेगी. नेम द रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके. 70th क्वेश्चन. एक बेटा थोड़ी सी करेक्शन भी है, थोड़ा इजी वे हो गया उस क्वेश्चन को करने का. सेम क्वेश्चन है, जैसे आपको याद हो वो लेडर को क्लाइंब कर रहा था, बंदा क्लाइंब कर रहा था ना. अब ध्यान से सुनो. मान लो ये थी अपने पास
लेडर थी अपने पास ये, इस पे क्या कर रहा है, कोई भी क्लाइंब कर रहा है, अगर वो फोर्स लगा रहा है और अगर लेडर इधर हो जाती है ना, अगर लेडर इधर हो जाती है, वो फोर्स तो अभी भी किधर लगेगी आपकी, नीचे की तरफ, क्योंकि वेट हमेशा किधर एक्ट करता है, धरती की तरफ। तो यहां पे इन दोनों के बीच में क्या बन गया, थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब एक इंसान अपने पैर आगे ले जाता है तो लाइन में नहीं रहता, फोर्स इधर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। इंस्ट्रक्टर कहता है अपने पैरों को आगे मत जाने दो, अपने पैरों को यहीं रखो, तो फोर्स किधर है, यहां पे, ये क्या हो गया, पाइवट पॉइंट। तो फोर्स और पाइवट पॉइंट दोनों किस में आ गए, सेम लाइन में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी क्या होगा, 0। अब इस चीज को कई वे में सोच लो, है ना। जब भी कोई चीज हैंग कर रही है, अगर मान लो बॉल यहां है या स्विंग है, स्विंग यहां पे है, ऊपर से जॉइंट है, क्या स्विंग अपने आप मूव करता है, नहीं। क्यों, क्योंकि फोर्स कहां लग रही है, नीचे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जस्ट उसके क्या है, लाइन में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 0, क्योंकि फोर्स कहां लग रही है, नीचे लग रही है। या तो आप फोर्स ऐसे लगाओ, ऐसे फोर्स लगाते ही फोर्स इधर, पाइवट पॉइंट यहां, ये क्या बन गया बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट दिखाएगी, बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट दिखाएगी। एक और, अगर आपको कोई धक्का नहीं दे रहा उस झूले पे, तो झूले लेने का तरीका क्या होता है, आप अपने पैरों से पीछे जाते हैं और फिर अपने पैरों से फोर्स किधर लगाते हैं, आगे की डायरेक्शन में। तो सेम हो गया, चाहे फोर्स इधर लगे चाहे इधर लगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा। जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद कर देते हो, वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे, और ये आपका पाइवट पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 0। ऐसे ही उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है बच्चे, ये एक तरह से डोर क्लोजर है। कैसा डोर क्लोजर है कि ये गेट है आपके पास, ये गेट खुलता है और बंद होता है, ठीक है। लेकिन इस गेट के साथ रस्सी में एक टम्बलर लिया आपने, है ना, ऑयल कैन होता है ना जैसे, आपने वो लिया, उसमें पानी भर दिया या ऑयल भर के एक रस्सी से बांध दिया इस गेट के साथ। अब जब आप गेट खोलोगे, है ना, तो गेट खुला नहीं रहेगा, ये जो ऑयल कैन है ये इसको क्या ले आएगा, वापस ले आएगा, ठीक है। फिर से खोला, फिर से वापस ले आया। बेटा बड़े बड़े घरों में तो डोर क्लोजर लगा होता है, ठीक है। आज भी गांव में क्या होता है, गेट के साथ एक कोई भारी चीज ऐसे लटका दी जाती है, ठीक है। अब जैसे ही गेट खोला, ठीक है, अब गेट को वापस क्या करना है, बंद करना है, तो ये भारी चीज उसको वापस क्या ले आएगी, वही ले आएगी। समझ आ गई, क्लियर है। ध्यान से पहले सुन ले, मान लो ये गेट ओपन हो गया, तो जो चीज यहां अपन ने बांध रखी थी, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा था और ये था इसका पाइवट पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था बच्चे, 0, तो ये गेट को मूवमेंट नहीं दिलाएगा। जैसे ही मैंने गेट खोला तो ये अब किस पोजीशन पे आ गया बच्चे, इस पोजीशन पे आ गया ना, इस पोजीशन पे। गेट को धक्का दिया तो साथ में वो उसके साथ आगे चला गया, मतलब अब वेट एक्ट कर रहा है कहां, नीचे, पाइवट पॉइंट ये है, दोनों के बीच में क्या बन गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बन गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या करेगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। क्या करेगा बच्चे, ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, और वापस आएगा तो अपने साथ किसको ले आएगा, किसको ले आएगा अपने साथ, गेट को। किसको ले आएगा, गेट को। प्रिंसिपल कौन सा यूज हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ द टम्ब्रेल हेल्प्स टू क्लोज द डोर ऑन इट्स ओन। हम बोलेंगे when the tumbrel is moved along with the door, a perpendicular distance is created between the pivot point and the tumbrel, which will produce a torque of force, moment of force, turning effect, and bring back the door to its original position. Name the principle involved, principle of moments. ठीक है बच्चे, ओके।
बेटा ये मत समझना कि ऐसे पीडीएफ उठा के और शुरू हो गया, 2 दिन हो गए पढ़ा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। अपने हर चैप्टर से आप कुछ कुछ पार्ट कवर कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली यूज होगा। कल से आप क्या करेंगे, पहले चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाएंगे, पेज बाय पेज जो जो चीजें हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, कौन सा किस पे डिपेंड करता है, वो सारे दोबारा करा दो, ठीक है। चलो अब करते हैं कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर। क्या गिवन है बेटा, बोलो। दिनेपाल बातें नहीं भाई यार। +5 डायप्टर हैज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। क्या गिवन है बच्चे, बोलो। u कितना, -50 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। तो यहां से पहले मैं क्या निकाल लूं, फोकल लेंथ 1/5 कितना आ गया बच्चे, 0.2 मीटर्स। ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी क्या कर लूं मैं, बोलो। या तो सारे मीटर में, इसको भी मीटर कर लूं, 0.5 मीटर। ठीक है बच्चे, चाहे उसको सेंटीमीटर कर लो चाहे इसको मीटर कर लो, जैसे मर्जी ठीक लगे वैसे करो। इसके कितने सेंटीमीटर हो गए, 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ओके, स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो पहले आप क्या करें, v की वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें बच्चे, v की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकलेगी बोलो, हाँ जी। पॉजिटिव बेटा, कन्वेक्स लेंस अपना लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव लेंस पता नहीं कौन है, फोकल लेंथ नेगेटिव। p क्या होता है, फोकल लेंथ प्लस, तो ये भी प्लस। बोलो फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/20 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/50। इधर जाके 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/50। एलसीएम आ गया 100, 5 माइनस 2, 100/3। पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है, तो 33.3 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या होगा, इमेज लेंस के किस साइड बनी है, राइट साइड। राइट साइड इमेजेस सारी कौन सी होती है बेटा, रियल। रियल है तो कौन सी होगी, इनवर्टेड। रियल है तो कौन सी होगी, रियल है तो कौन सी होगी, इनवर्टेड। इज इट क्लियर बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, पहले उसने पूछा नेचर ऑफ इमेज, तो हमने बता दिया द इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड। ओके, वो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला बोलो क्या था, v/u इक्वल्स टू I/o। तो v कितना है 33.3, u कितना है 50। 1 से क्या है बच्चे, कम। 1 से क्या है बेटा, कम। तो इमेज तुम्हारी क्या बनेगी बेटा, डिमिनिश्ड। क्या बनेगी, डिमिनिश्ड। आगे, what is the definite distance towards or away from the lens the object should move so that the image is not seen। इमेज दिखे ही ना, इमेज दिखे ही ना। थोड़ा लगाओ दिमाग लगाओ, इमेज ना दिखे मतलब ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, फोकस पे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इमेज ना दिखे मतलब ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, फोकस पे। फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे। कहां बनती है, इन्फिनिटी पे। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चे, आपके पास ये था लेंस, ये है आपके पास फोकल लेंथ कितनी, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है बच्चे, 50 पे। तो इसको टुवर्ड्स द लेंस मूव करना है कितने सेंटीमीटर बच्चे, देना मेरे को प्रिंट, कितना मूव करना है उसको, 30 सेंटीमीटर। समझ आ गई। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे ले जाता तो क्या इमेज नहीं बनती, बनती। कहां पे बनती, एट एफ बनती। तो एफ पे भी मेरे को कौन सी इमेज मिलती बेटा, पॉइंट इमेज मिलती। क्या मिलती मुझे एफ पे, पॉइंट इमेज मिलती। कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये बताना एक बार, हाँ बस ठीक है, 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस बेटा। ठीक है, साथ में यार ये आप आंसर्स मैच भी कर लेते हैं कई बार, कोई क्या ऑब्जेक्ट 50 पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को वहां रखो जहां इमेज ना दिखाई दे, तो कहां रखे, बस फिर
50 पे है, F 20 पे है तो 30 सेंटीमीटर इधर ले। कहाँ पे? क्यों बेटा? हाँ, बियॉन्ड 2F है। हाँ, डिमिनिश्ड वन। नहीं नहीं, भूल गए? अरे नहीं यार, इधर देखो सारे, बेटा इसको है ना कॉमन, मतलब थोड़ा सा वैसे सोच के भी कर सकते हो। ओए, आपका कितने पे है F 20 पे, 2F कितने पे बनेगा बेटा? 40 पे। ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है तुमने? 50 पे। तो ऑब्जेक्ट कहां हो गया आपका? बियॉन्ड 2F। कहां हो गया ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड 2F। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है तो इमेज क्या बनेगी? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। कहां बनेगी? बिटवीन, इधर कहां बनेगी? बिटवीन F एंड 2F। इधर का F 20, 2F है 40, इमेज कितने पे बन रही है? 33.33। ठीक है, क्लियर है? बेटा फोकस वाली क्या बनती है? पॉइंट इमेज, फिर बियॉन्ड वाली डिमिनिश्ड, 2F वाली सेम साइज, फिर F2F वाली लार्ज, फोकस वाली मैग्नेट मतलब इंफिनिटी पे, और बिटवीन F एंड O वाली कहां बनेगी? वर्चुअल और हाईली मैग्नेटाइज्ड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा पॉइंट जहां से इमेज दिखाई नहीं देगी, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, तो क्या बोलोगे? फोकस। हाँ जी बेटा। नहीं बेटा, 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। देख क्या लिखा हुआ है भाई यार, या तो मेरी सुन लो। What definite distance towards और away from the lens? तो हम क्या बोलेंगे? towards the lens। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये एक तरह से डिफिकल्ट बनाया हुआ क्वेश्चन है, इससे इजी भी आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, 2 पावर गिवन है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो पहले फोकल लेंथ निकाल के ऐड करोगे या पहले पावर ऐड करके फिर फोकल लेंथ निकालोगे? पहले पावर। फोकल लेंथ ऐड सब्ट्रैक्ट इकट्ठी नहीं हो सकती, कौन हो सकता है? पावर हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूं? जैसे +5 और -3 है, 2 पावर गिवन है, तो F नहीं निकालना, पहले ऐड करो, कितना रह गया? +2, इसकी फोकल लेंथ होगी 1/2 मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा किस में आएगी देनेपाल? फोकल लेंथ हमेशा किस में आएगी? मीटर में। मान लो फोकल लेंथ गिवन है आपको 40 सेंटीमीटर, पावर क्या होता है? 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स, तो 1/40/100। सुनो, चलो सब बच्चे ये क्वेश्चन करो, एक कॉपियां निकालो अपनी। ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, दोनों कंबाइंड है, पावर बताओ कितनी होगी? मैम क्वेश्चन करो, दोनों लेंस कंबाइंड है, पावर बताओ कितनी आएगी? पहले आप क्या निकालेंगे? अलग अलग पावर, और पावर को क्या करेंगे? ऐड कर ले बेटा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। प्लीज +3 डायप्टर +8 डायप्टर। सही है, ये माइनस तो दिख ही नहीं रहा अपने को। किया तूने है नहीं, मन में तो तेरे मैल भरा पड़ा है, क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? कॉपी पे कर, पता है ना मेरे को। देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, 1/20 सेंटीमीटर है तो किसमें चेंज करना है? मीटर में। आंसर क्या आ गया? +5। ये था 50, 1/50 माइनस का सेंटीमीटर है, क्या आ गया इसका? -2, +5 -2 +3.0 डायप्टर। समझ आ गई? क्लियर है बेटा? प्लीज ये इजी क्वेश्चंस गलत मत करना। मोक्षा जी ध्यान से देख लो, गलत करके आई थी ना वहां क्वेश्चन, ड्यूअल कंट्रोल वाला, ध्यान से सुनो इधर।
बेटा ड्यूल कंट्रोल स्विच जरूरी नहीं है जो तुम्हारी बुक में है तुम्हें वही क्वेश्चन आए, है ना, अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जमा बेसिक क्वेश्चन है। Which of the above circuits will be able to switch on or switch off the bulb using both switches? ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर हम बात करें बच्चे पहले स्विच की, बात करते हैं हम किसकी बेटा, पहले स्विच की। तो देखो अगर पहले स्विच को आपा ये दबाएंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑफ, और दोबारा दबाएंगे तो सर्किट क्या, सॉरी ये दबाएंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन, दोबारा दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ। तो ये अपना डायग्राम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आते हैं आप दूसरे डायग्राम पे, किस पे बेटा, दूसरे डायग्राम पे। अब इस डायग्राम में क्या है, ये लाइव से गया, ये ऐसे, मतलब ये ऑन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है बच्चे, ये कौन सी पोजीशन है, ऑन। चलो मैं ट्राई करता हूं, मैंने इसको यहां से प्रेस करके ये जुड़ गया, ये नहीं है, तो चेक करते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, सर्किट क्या हो गया, ऑफ हो गया, सर्किट क्या हो गया, ऑफ। अब अगर मैं इधर आके इसको प्रेस कर देता हूं तो ये जुड़ जाता है, सर्किट क्या हो गया, ऑन। इसका मतलब दोनों के दोनों तुम्हारे ए और बी दोनों क्या है आपके, ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। दोनों तुम्हारे कौन से स्विच हो गए, ड्यूल कंट्रोल हो गए। अगर गलत बोल रहा हूं तो एक बार चेक कर लो बच्चे, दोबारा दिमाग लगा के एक बार चेक कर लो, शायद मैं गलत बोल रहा हूं कहीं। बी वाला दोबारा बताऊं, देखो यहां से मतलब मेन मुद्दा है कि दोनों तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। अब पहले ये सर्किट क्या है, ऑन है बेटा, है ना। जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया ये यहां से जुड़ गया, यहां से कट गया, तो अब सर्किट क्या हो गया अपना, ऑफ। इधर आता हूं, इसको प्रेस करता हूं, ये जुड़ गया, ये हट गया, सर्किट दोबारा क्या हो गया, ऑन। मतलब दोनों तरफ से हम इसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। चलो क्यों, कहां इकट्ठा कर दिया इसने, ना भाई न्यूट्रल वायर तो स्टार्ट ही इसके बाद होगी, ये तो सारी लाइव वायर है, ये भी सारी लाइव वायर है, अप्लायंस के बाद होगी ना न्यूट्रल वायर तो स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट वाला इसको प्रेस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, ये हट गया, सर्किट चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा। कहां से, ये ऐसे और ये चल गया। इधर आए, इसको प्रेस किया, ये हट गया, ये जुड़ गया। अब करंट यहां से यहां आके रुक जाएगा, आगे करंट पास ही नहीं करेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट इन विच सर्किट बल्ब इज ग्लोइंग। देखो ए में या बी में, बी में। कितना इजी क्वेश्चन है यार, ये लगा। उसके बाद इफ वी इंटरचेंज द L and N wires in circuit B, will the circuit work? अगर हम लाइव और न्यूट्रल वायर को चेंज कर दें, ये लाइव कर दें, ये न्यूट्रल कर दें, तो क्या सर्किट वर्क करेगा, करेगा। क्या दिक्कत है यार सर्किट में, एक तरह से फालतू का क्वेश्चन डाल दिया एग्जामिनर ने, इतना इजी क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन बच्चे को क्या कर दिया यशिका जी, कंफ्यूज कर दिया। क्यों, क्योंकि वो सोचेगा यार कोई तो पार्ट होगा इसमें जिसमें और आंसर आएगा। मैं इसके पढ़ देता हूं आंसर। पहला है बोथ सर्किट्स विल बी एबल टू स्विच ऑन ऑफ, दूसरे का आंसर है सर्किट बी, और तीसरे का है यस द सर्किट विल फंक्शन, यस द सर्किट विल फंक्शन। देखो बच्चे ये है ना, मतलब एक कॉमन इंट्यूशंस होती हैं, कुछ चीजें होती है ना जो अपने आगे आती रहती हैं। जैसे देखो ड्यूल कंट्रोल स्विच का कभी नहीं आता क्वेश्चन, बहुत रेयर चांस होते हैं। इस बार तुम्हारा किस में आया, ये प्री बोर्ड्स में भी आ गया, जितने आपने सैंपल पेपर किए उसमें भी एक दो जगह ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इवन शायद स्पेसिमेन में भी कोई एक आधा क्वेश्चन इस पे बेस्ड है कुछ तो, और अब ये फिर आ गया अपने आगे, तो हो सकता है बच्चे आपको पेपर में भी ये क्वेश्चन मिले। हाँ जी बच्चे ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। वी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक सर्किट, करो ऑब्जर्व, कर लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है सर्किट में। वोल्ट मीटर पैरेलल लगा हुआ है, वोल्ट मीटर सीरीज में क्यों नहीं लगाते, बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। ओके, इफ वी इंक्रीज द करंट इन अबाउट सर्किट यूजिंग रियोस्टैट, विल द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर डिक्रीज और इंक्रीज। बोलो बच्चे,
रियोस्टैट यूज करके करंट को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना, रियोस्टैट यूज करके करंट को बढ़ा रहे हैं, मतलब रियोस्टैट से रेजिस्टेंस क्या कर रहे हो, कम, करंट क्या होगा, ज्यादा, प्रोडक्ट क्या होता है, आई इंटू आर, अगर आर कम हुआ आई ज्यादा हुआ, बात सेम की क्या रही, से, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाने का तरीका है इस सेल में कुछ कर लो जो कर सकते हो, बैटरी 2 लगा दो, 3 लगा दो, 10 लगा दो, 20 लगा दो, रियोस्टैट से सिर्फ और सिर्फ तुम क्या कंट्रोल कर रहे हो, करंट। बात समझ आई, नहीं समझ आई? मान ले रेजिस्टेंस था 5 और करंट भी था 5, टोटल कितना हो गया 25। अब रेजिस्टेंस कर दिया तूने मान ले 1, तो करंट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या आना है दोनों का, सेम आना। किसमें, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इस केस में वोल्टेज सेम रहेगी क्योंकि रियोस्टैट से करंट चेंज हो रहा है। उसमें बेटा क्या था, उसमें 2 सेल थे, उसमें 2 रेजिस्टेंस थे, तो सीरीज में रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाती है वोल्टेज। एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को वो क्वेश्चन, तो देख लेंगे आपका, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कह सकते यार तुम कहीं भी कि सेम रहेगी अलग रहेगी, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ये समझ आया कि नहीं आया? बच्चा पहले दिमाग में यही लेके आएगा कि करंट बढ़ गया, करंट बढ़ते ही V इक्वल्स टू आई आर, तो I बढ़ जाएगा। तो अभी एक बार थोड़ी शांति रखनी है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या रीजन दोगे? मैं पढ़ भी देता हूं यहां पे यार। सुनो बच्चे, इधर देखो, एक और प्रॉब्लम। वोल्ट मीटर किसके अराउंड लगा हुआ है, सेल के अराउंड। वोल्ट मीटर आपको कौन सी वोल्टेज देगा, टर्मिनल वोल्टेज। कौन सी देगा, टर्मिनल वोल्टेज। ये बराबर होगा आपका, बोलो, ईएमएफ माइनस, ठीक है। देखो बच्चे, हम लोग इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर, ठीक है। तो ऐसे करो, जो पहले अपन ने पार्ट किया है अभी कि आर बढ़ेगा, आर कम होगा, आई बढ़ जाएगा, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम की सेम। वो कंडीशन कब अप्लाई होगी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान के चले अपन, 0। क्या मान के चले, इंटरनल रेजिस्टेंस 0। तो आप लिख सकते हो कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट बढ़ गया। लेकिन अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हो, तो ध्यान से इधर सुनना, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। क्लियर है या नहीं बच्चे, क्लियर है या नहीं? एक्सटर्नल सर्किट का करंट और इंटरनल सर्किट का करंट दोनों क्या रहते हैं, हमेशा सेम। क्या रहते हैं, हमेशा सेम। नो डाउट एक्सटर्नल सर्किट की वजह से वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आर कम हुआ तो आई क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आई बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका लिखो यार, एक बार करना पड़ेगा अपने को। लिखो, लिखो, 2 केस लिखो। लिखो केस 1, केस 1। एक बार ये डायग्राम बना दो, बनाना ये डायग्राम, जल्दी करो। अब यहां कहानी हट जाती है यार, बच्चा इतना कहां दिमाग लगाएगा, टीचर भी नहीं लगाता इतना। लिखो बच्चे, बना लिया ये, बनाओ बनाओ। आपने दिमाग, अरे नहीं लगता बच्चे, वो तो आंसर दिख गया इसलिए है ना।
लिखो बच्चे, केस 1, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस, केस 1, if internal resistance equal to 0, if internal resistance is 0, बेटा लॉक है ये तो क्या उठाऊं पिन, if internal resistance is 0, हेलो नमस्कार मैम, मैम अभी बारिश में भेज दूं? अच्छा ओके बेटा, ठीक है, क्या लिखा है, इफ रेजिस्टेंस इज, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल if current changes from rheostat. If internal resistance is 0, there will be no change in potential difference. There will be no change in potential difference when the current is increased from rheostat. If the current is increased from rheostat, there will be no change in the potential difference if the current is increased from the rheostat. ठीक है बच्चे, अब लिखो केस 2, if small r not equal to 0, if small r not equal to 0, terminal voltage capital V will decrease, capital V will decrease because, capital V will decrease because internal capital V will decrease because voltage drop increases, because voltage drop increases due to increase in current. Voltage drop increases due to increase in current. ये लिखो साथ में, voltage drop increases due to increase in current. तो लिखो if I increases, V increases, capital V decreases. ठीक है बेटा, तो देखो अगर केस आ जाए तो अब तुम्हें पता है भाई आईसीसी क्या कह रहा है, आईसीसी कह रहा है जब तक गिवन नहीं है तब तक इंटरनल रेजिस्टेंस, इस केस में वैसे अगर कैलकुलेशन करते तो आप आर को 0 ही लेके चलते, लेकिन ऐसा केस थ्योरेटिकल केस आ जाए तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को दिमाग में रखना है बच्चों। बेटा V IR के बराबर होता है ना, ठीक है, और ये V किसके बराबर होता है, I इंटू R के बराबर। देखो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, तो ये तो कोई फैक्टर ही नहीं हुआ। अब कहानी है इन दोनों की, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम, लेकिन ये फैक्टर अगर I बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I इंटू स्मॉल r तो सेम है, I बढ़ा दिया तुमने तो I इंटू R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा, वोल्टेज ड्रॉप क्या आ गया, ज्यादा, तो इसमें से ज्यादा माइनस होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी ना, हाँ डिक्रीज, रिवर्स हो जाएगा। फिर मान लो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगा, कम, करंट कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम, वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया तो ये टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे इफ प्रेजेंट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज 2 वोल्ट एंड द करंट इज 0.8 एम्पियर, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन द करंट इन द सर्किट बिकम्स 1 एम्पियर गिवन E इक्वल्स टू 3 वोल्ट्स। देखो ध्यान से बच्चे, प्रेजेंट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कैपिटल V कितना है बेटा आपके पास, 2 वोल्ट्स, करंट कितना गिवन है बेटा आपके पास 0.8 एम्पियर, ईएमएफ कितना गिवन है बेटा अपने पास, बोलो
3 volts, 3 volts। ठीक है जी। अब पता है क्या, देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट इन सर्किट बिकम्स 1 एम्पियर गिवन E इक्वल्स टू 3 volts, E इक्वल्स टू 3 volts, तो वो E हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, आपको कभी भी पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल I और क्या चाहिए, स्मॉल r। ठीक है, कैपिटल I की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 1 एम्पियर, तुम्हें चाहिए स्मॉल r की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, लगाओ दिमाग। स्मॉल r का कोई फॉर्मूला होता है, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। स्मॉल r का फॉर्मूला EMF इक्वल्स टू कैपिटल I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालने के लिए एक अननोन होना चाहिए, लेकिन यहां कितने अननोन है, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। V और I से क्या आ जाएगा आपके पास, R, कितना आएगा R बोलो, शायद 2.5 ohms, यस या नो, कैसे आएगा रुद्र, V इक्वल्स टू I R, R इक्वल्स टू V अपॉन I, V अपॉन I, पुट करो वैल्यू, पुट करो, 3 इक्वल्स टू 0.8 2.5 इंटू स्मॉल प्लस स्मॉल r, मल्टीप्लाई कर लें या बाहर ही ले आए, यहां ले आए, 30/8 इक्वल्स टू 2.5 प्लस r। यार मैं पागल हूं, मैं ऐसे ही कराए जा रहा हूं, तुम्हें समझ ही नहीं है यार बात की। बाहर आंधी तूफान है, सारे बच्चे बैठे हो तुम लोग, पता नहीं घर ढंग जा पाओगे, कब जा पाओगे, और तुम यहाँ बात। हाँ जी बच्चे, क्लियर है ये, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 5 माइनस 2.5 कितनी आ गई, 1.25। ओके हसरत, स्मॉल v की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे बोलो, करंट कितना है, नया करंट 1, और स्मॉल r तो हमेशा क्या रहेगा, सेम 1.25, कितनी आ गई, 1.25। ठीक है, कौन सा, कैपिटल या स्मॉल, तो 0.8 रख के स्मॉल r क्यों नहीं आ सकता, 0.8 ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाली जो चीज है, जो कैपिटल R है, वो किससे निकाला है, 0.8 से। बात की, अच्छा एक चीज और सुनो, हाँ एक चीज और सुनो, अगर तुमसे पूछा जाता वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट वाज 0.8, तो यही कितनी होती वोल्टेज ड्रॉप, कैसे पता चली, V2 है, E कितनी है 3, तो सीधा ही करना था। अच्छा ये भी नहीं करना मैंने, तो मैं ये भी कर सकता हूं, 1.25 इंटू 0.8, देखो ये औखा नहीं है क्वेश्चन, दो केस देके भी बच्चा कंफ्यूज हो जाए। फर्स्ट केस में, सेकंड केस में इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहना है, दो चीजें नहीं बदलेंगी सेल की, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ आ गई, क्या नहीं बदलेगा सेल का, ईएमएफ और इंटरनल बदलता है, वेलोसिटी रेशियो किस पे डिपेंड करता है, वो मशीन के डिजाइन पे। ऐसे ही बच्चे तुम्हारा जो सेल तुमने बना दिया ना, उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव आता है, भी आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बट वो ऐसे फैक्टर्स इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं आते। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर है बेटा। अन्या जी नहीं समझ आई पूछ लो, कोई चक्कर नहीं है बेटा, आज यही 90 क्वेश्चन करने हैं आपने, डाउट है तो अभी भी पूछ लो। फर्स्ट पार्ट केस वाला नहीं समझ आया, इसका फॉर्मूला ये होता है ये होता है, आई बढ़ेगा तो वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी, आई बढ़ेगा तो ये फैक्टर बढ़ गया ना, ई में से ज्यादा माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कब होगा, जब आर इज नॉट इक्वल टू जी। अगर आर की वैल्यू 0 होती फिर तो कोई होगा ही नहीं, फिर तो यही चलता।
ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और औखा आएगा बच्चे, वो ध्यान रखना। ये देखो फिर से ये वाले यार कितनी बार आ गए क्वेश्चन, है ना। अब ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। करो ये क्वेश्चन, करो ये क्वेश्चन करो। शायद कई बच्चों को ये लगता है कि बेस तो अब ये हो, मास ऊपर की तरफ होगी, इसीलिए क्या करेगा, गिर जाएगा। ओके, कितना आ गया बच्चे, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप लिखो तो है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। ये भी सही। अगर उससे कंफ्यूजन हो रही है तो नीचे से लिख दो उसका कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द उसकी एक तो यार ऐसे नाम ही कौन रखता है। पेवल पोर्ड आउट ऑल द वाटर फ्रॉम द पॉट, सारा पानी बाहर निकाल दिया। हाउ विल इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड्स द ओपन एंड और टुवर्ड्स इट्स अपेक्स, सारा पानी निकाल दिया तो कौन सा बन गया, हॉलो। तो अब ये 3 किधर शिफ्ट हो गया, टुवर्ड्स द अपेक्स। ठीक है। अगला, wanted to grow a plant in a given pot, so he filled it in with some soil. What will be new position of center of gravity? दोबारा क्या हो जाएगी, h by, ठीक है, क्या हो जाएगी, ओके, लगाओ दिमाग बच्चों। What is the work done force along the Fs cos theta, सीधा लिख into a 4, कहाँ है, इधर रही है, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर फोर्स इधर लग रही होती या डिस्प्लेसमेंट ये लेते तो ये क्वेश्चन गलत में, बेटा फोर्स किधर लग रही है, इधर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर। वो कह तो रहा है तुम्हें अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अगला देख लेते हैं। यहां पड़ा होता ना और ऐसे फोर्स लग रही होती तो थीटा लगाते हैं। आगे, फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक पी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ब्लॉक की, 0। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच, क्या होगी बेटा, एम जी एच। एम तो गिवन ही नहीं है, कितना है 5, इंटू जी कितना गिवन है 10, इंटू एच कितना गिवन है, एच नहीं गिवन। एच कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, शाबाश, ठीक है। तो साइन 30 क्या होता है, हाफ इक्वल टू बी सी अपॉन 8, बी सी कितना आ गया 4, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में कोई एरर होगा अपना। ये कितना आ गया आपको, 200 जूल्स। अब देखो पहले कितना आया था, 400 जूल। जब आपको ऐसे पुश करना है, सीधा उठा रहे हो तो कितना आएगा, 200 जूल। कम क्यों आ रहा है, क्योंकि जब पुश करोगे तब एक फोर्स लगेगी, कौन सी, फ्रिक्शन फोर्स। किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो तुमने इतना लगाया, लगना इतना चाहिए था, तो इतने जूल्स क्या हो गए, वेस्ट हो गए, किसके लिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। ठीक है बेटा, क्लियर है। पहला वाला वर्क समझ आ गया, पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी हुई 200 जूल्स, वर्क कर दिया आपने 400, कितना करना था, 200 ही करना था। तो एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि जब उसे ऐसे धक्का दोगे, घिसाओगे फ्लोर पे, तो क्या लगेगी, फ्रिक्शन। तो 200 जूल फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लगे।
किसमें? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, हाँ कोई चक्कर नहीं है। मतलब यहाँ क्या हुआ ना बच्चे, सीधा उठाना मुश्किल था अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आप जब एक इंक्लाइंड प्लेन पे करते हो तो एक्चुअल में ये इंक्लाइंड प्लेन फोर्स मल्टीप्लायर होता है। जो इंक्लाइंड प्लेन होता है ना, ये क्या होता है तुम्हारा, फोर्स मल्टीप्लायर होता है। ये सिलेबस में आप नहीं है अपने, नहीं तो आप लिवर, पुली, गियर्स और इंक्लाइंड प्लेन चारों मशीन करते होते थे। ठीक है, इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप फाइंड, अच्छा कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे, यहां है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तुम 1 mgh तो निकाल लोगे, लेकिन जो ज्यादा पढ़ने वाले समझदार बच्चे हैं ना, उनके दिमाग में ये वर्ड अटक जाता है कि यार गेन इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। बेटा तुम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो ना, वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, क्योंकि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या लेके चलते हैं आप, 0। तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज mg इंटू 0, पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज m इंटू जी इंटू 4, तो वो वैल्यूज करके दोनों को माइनस करके आंसर सेम आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गेन ड्यू टू वर्क डन, वो सेम आ गया। इस केस में डिफरेंट क्यों है, बिकॉज सम एनर्जी इज लॉस्ट टू ओवरकम फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडेड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कौन सा बी पार्ट बताऊं? इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी। कोई बात, वो एक ही बात है। मतलब उसने कहा डायरेक्टली लिफ्ट कर ले। अब ये यहां पड़ा है ना बच्चे, यहां से डायरेक्टली लिफ्ट करके कहां पहुंचोगे आप, सी पे पहुंचोगे। मतलब वो ऐसे उठा लिया आपने, तो बात एक ही है, चाहे ए पे हो चाहे बी पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंशुल लो भाई, सबसे इजी अगेन, बट सबसे ज्यादा गलतियां होने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा गलतियां होती है इस क्वेश्चन में। बोलो बच्चे, करो। 2 mgh, 3 mgh, हाँ जी बेटा, लगाओ दिमाग। A ball of mass m is dropped freely. Good Piyush. Given that AB, BC and CD, H. अब है ना, अब एक बार इनकी हाइट सही सही लिख लेते हैं। A की हाइट कितनी होगी बेटा, 3h, B की कितनी हो गई 2h, C की कितनी हो गई h, और D की कितनी हो गई 0। किसी को ये समझ नहीं आया तो बताओ। सही है बेटा, ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है। किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रहनी है अपने पास, mgh। ठीक है, या जो भी वैल्यू आएगी, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। चलो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एट ए पे मास कितना है बेटा, बोलो m, g कितनी है g, h कितना है 3h, तो क्या बनेगा 3mgh। ये सारी की सारी कौन सी है, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी है बेटा, 0। कितनी है काइनेटिक एनर्जी, 0। क्लियर है? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट सी, सी पे पहले पोटेंशियल बताओ कितनी है, mgh, और टोटल एनर्जी कितनी थी अपने पास, 3mgh, तो काइनेटिक कितनी रह गई, 2mgh। अब कई मूर्ख ऐसे होंगे जो मन में बिठा के यही रखेंगे ना, भाई टोटल एनर्जी तो सर ने mgh बताई थी हर जगह पे। बेटा वहां हाइट हम क्या लेते हैं, h, यहां हाइट अपने पास कितनी है 3h। हाइट 10h होती तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती, 10h हो जाती। दक्षेश यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो आ गया ना वही केस, 3mgh। कितनी होगी 3mgh।
ये गलती से बोल देंगे हम लोग, वहां लिख भी देंगे, करना नहीं है ये काम, ठीक है। चलो क्या टोटल एनर्जी कितनी है 3 mgh, नीचे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 0, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी 3 mgh हो जाएगी, सारी पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी। वैसे तो होता है बच्चे हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर जो होता है वो 2gh होता है, 2 इंटू जी इंटू एच, जो भी हाइट बची हुई है ना उसको वहां लिख देते हो। काइनेटिक एनर्जी के लिए ऊपर से बॉल नीचे आ रही है तो ऊपर से नीचे जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो लेंगे। ये होता है बेटा पोटेंशियल के लिए, तो हमें रुक जा, पोटेंशियल के लिए तो हम हमेशा लेते हैं हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, और काइनेटिक के लिए लेते हैं डिस्टेंस कितना मूव किया है। अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ही हो जाएगी, ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर वाला डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ जी बेटा, कौन सी 2 mgh, टोटल एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल कितनी है mgh, तो काइनेटिक कितनी हुई 3 - 2 3 - 1 2 mgh। ओए यार हद हो गई रुद्र, ये भी कह रहा है क्यों, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमेशा क्या रहती है बेटा कंजर्व, तो ऊपर काइनेटिक 0 थी, पोटेंशियल थी 3 mgh, नीचे काइनेटिक 3 mgh। चलो नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों औखा करना है क्वेश्चन, देख लो, मैं तो कह रहा हूं बेफालतू में वैसे वैसे ही क्यों तुमने झंझट में पड़ना है बच्चे। अब ये देखो यार, टोटल आपकी हाइट है, यहां आ गई आपके पास 3 mgh, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, या काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 3 mgh, टोटल क्या रहना है आपका सेम। अब नीचे से आप आए 2h हाइट पे, तो पोटेंशियल कितनी हो गई 2 mgh, काइनेटिक कितनी हो गई mgh। आप आ गए h हाइट पे, तो पोटेंशियल कितनी हो गई mgh, और पीछे जो बची वो आपकी क्या हो गई काइनेटिक हो गई। हाफ एम वी स्क्वायर वाले चक्कर में ही नहीं पढ़ना अपन, क्यों पढ़ना है इसे। एट पॉइंट सी पे बेटा पोटेंशियल बता मुझे कितनी है mgh, टोटल कितनी थी, तो काइनेटिक कितनी रह गई, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये बच्चे ज्यादातर केसेस में गलत करते हैं। लो भाई, पेरिस्कोप बेटा ध्यान से सुनना, पेरिस्कोप बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका पेरिस्कोप का ये है, यहां पे क्या लगा दिए जाए बेटा मिरर्स, मिरर से क्या होगी रिफ्लेक्शन, क्या होगी रिफ्लेक्शन। दूसरा तरीका है ये, यहां पे हम क्या लगाते हैं, यहां पे हम क्या लगाते हैं बच्चे प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म होता है ये 90 45 45, इसको क्या बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, क्या बोलते हैं इसे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। एक यहां लगेगा प्रिज्म और एक प्रिज्म लगेगा यहां पे। ये हो गया तुम्हारा नए तरीके का पेरिस्कोप। अब इसमें क्या होगा बच्चे, लाइट यहां लगेगी, यहां आएगी और ऐसे आएगी। ये कौन सा फिनोमिनन हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है, इसमें एफिशिएंसी 100 से क्या आएगी बच्चे कम, इसमें एफिशिएंसी कितनी आएगी 100%, मतलब टोटल एनर्जी क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी। पेरिस्कोप ऐसा डिवाइस है जो आपको हाइट पे चीजें देखने में मदद करता है ना। मान लो मैं यहाँ नीचे हूं और मुझे छत पे देखना है कि क्या हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पेरिस्कोप लगाऊंगा, तो जो उस लेवल पे चीजें है वो मुझे कहां दिखाई देगी। मान लो यहाँ पे अगर लेटर बी है तो वो बी लेटर मुझे यहाँ पे दिखाई, सबमरीन्स में होता है, बंकर्स में होता है, ये सब ऐसे, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चे, अब आपसे पूछा गया है इसमें इन विच ऑफ द टू पेरिस्कोप्स मिरर और प्रिज्म
Anushka saw the image brighter. Prism, because of total internal reflection, the total energy of light is reflected. Why is one of the image brighter than the other? दोनों में से एक इमेज ब्राइटर क्यों होगी? किसमें ब्राइटर होगी पहले ये बताओ? प्रिज्म में, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल। और बच्चे ये वैसे ही एक्सप्लेन के लिए था, तुम तो वो बोलोगे पूरा। The total light is reflected, 100% light is reflected, total intensity is reflected. Efficiency तो लास्ट वर्ड है, वो पहले नहीं लिखना efficiency। समझ आ गई? efficiency नहीं यूज करना पहले, पहले तो वो intensity वाला लिखो। मैं तो वैसे ही बता रहा हूं तुम्हें। ये चला गया? हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन बेटा दौरे पड़ते हैं क्या थोड़ी थोड़ी देर में? यार जो भी एंगल निकालना है, एक बार एंगल अपन टोटल निकालते हैं इसके। इधर देखो बेटा, मान लो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, ठीक है? पहले इसके सारे एंगल्स निकाले। कहां से शुरू करें बताओ? ये 132 है, कहां से शुरू करें? नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा इसका? 90। तो ये वाला कितना बच्चा बच्चे आपके पास? 42 डिग्रीज। क्लियर है बेटा? ये 42 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा? 42। बेटा ध्यान से सुन लो, ये क्लियर है? ये टोटल एंगल कितना था? 90। तो ये कितना बचा? 48। लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कर गई, ये कितना बचा? 48। कोई और एंगल कैलकुलेट हो सकता है तो देख लो। हो सकता है ये वाला एंगल, बट इसकी अपने को जरूरत नहीं है। या फिर ये एंगल, लाइट सीधी गई तो लाइट कितने पे चली गई? 90 डिग्रीज पे। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो इसमें बताइए। नहीं है? चलो मैं इसके क्वेश्चन यहां से पढ़ देता हूं एक बार। कौन सा नंबर था यार ये? अभी 78 पे ही है। हाँ जी बेटा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए बी? 48। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑन बी सी? 42। क्योंकि क्रिटिकल एंगल 42 था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 90। उसके बाद है, व्हाट वुड हैपन टू क्रिटिकल एंगल इफ टेम्परेचर इज रेज्ड? टेम्परेचर इज रेज्ड, मीडियम क्या बन जाएगा? हल्का सा रेयरर। ठीक है, चीजों को समझो। देखो इधर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा? क्लियर है? समझ आई बात? क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टेम्परेचर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव और क्रिटिकल एंगल क्या है? इनवर्सली। तो टेम्परेचर और क्रिटिकल एंगल क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, RACTION। और ये बाहर वाला लेते हैं, ये नहीं लेते, ये वाला एंगल लेते होते 90 डिग्री। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। निकालो यार, खुद करो, जल्दी करो जल्दी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। पहले वर्क डन किसके अलोंग निकालोगे? इंक्लाइंड प्लेन के। फिर क्या निकालोगे? पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को क्या कर दोगे? माइनस। करो बेटा। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं? कर कॉपी पे लिख। एम तो गिवन ही नहीं है, हैं? G10 ले लो। कहाँ दे रखा है mg? अच्छा, फोर्स इज वेट है। फोर्स लगाई है आपने, वेट थोड़ी है।
वह कितना आया बच्चे 600 जूल्स, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई m 450 जूल्स, कितना आ गया 150 जूल्स। एक चीज बताऊं आपको, अच्छा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना भाई, कैसे होगा आप बोलो, F इंटू 3, फ्रिक्शन इसके अलॉन्ग होगी ना बच्चे। ये तो हो गया वर्क लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन। वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसके अलॉन्ग लगी है, फ्रिक्शन 3, तो फ्रिक्शन फोर्स आपकी कितनी आ गई 50 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है बेटा, नहीं बल्ले पड़ा। लॉस इन वर्क आ गया, किसकी वजह से हुआ ये, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कितने डिस्टेंस पे लग रही है 3 पे, तो फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। लॉस इन वर्क आ गया यार दीक्षा, पहले क्या निकालोगे, टोटल वर्क कितना होगा 200 इंटू 3 कितना हो गया 600 जूल्स हो गया। वैसे यहां से उठा के यहां लेके जाते तो फॉर्मूला क्या लगता mgh, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 450 जूल्स, है ना। कितने जूल्स एक्स्ट्रा लगे 150 जूल्स लगे एक्स्ट्रा। ये किस में वेस्ट हुए, फ्रिक्शन में। ये लो फ्रिक्शन फोर्स इनटू एस, एस क्या होगा फ्रिक्शन के लिए 3 मीटर्स, तो 150 इक्वल्स टू एफ इंटू 3, एफ इक्वल्स टू 50 मीटर्स। ये आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। इतनी जोर से आ रही है बारिश यार, ऊपर वाला खुला है ना ना कोई लगाओ दिमाग बच्चे, इधर, हाँ लगाओ दिमाग, मुझे गालियां बाद में दे देना। हाँ जी, अ रोलर विद डायमीटर, कैसे करेंगे बेटा ये क्वेश्चन बोलो। रोलर विद डायमीटर कितना है बच्चे, डायमीटर 0.2, तो ये कितना हो गया 0.1, और अगर यहां से देखा जाए तो ये कितना हो गया आपके पास 0.2। अप्लाइंग फोर्स F1 एंड F2 इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इज 20 न्यूटन्स, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है बच्चे, इसका 20 न्यूटन्स। ठीक है, हो जाएगा टॉर्क। पहले का टॉर्क क्या होगा 20 इंटू 0.1, और दूसरे का क्या होगा 20 इंटू 0.2। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। क्या कह रहे हो बच्चे, बेटा टोटल डिस्टेंस डायमीटर है ना 0.2, तो F1 इंटू 0.2, F2 ये हो गया, है ना। और अगर इसको आप पाइवट पॉइंट मान रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.2। किसको मान रहे हो पाइवट, इसको मान रहे हो, ये नहीं है ना, इसको ऐसे ऊपर चढ़ा रहे हो। ठीक है बेटा, आपको याद है एक है ना, तुम्हारी बुक में है या नहीं है, क्रिस्टन वाली में, सेलिना वाली बुक में एक क्वेश्चन था ऐसे कि वेयर शुड अ फोर्स बी अप्लाइड, है ना, टू मूव दिस ब्लॉक अबव, तो वो फोर्स ये आ गया आंसर। वो फोर्स एंड पे लगेगी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड्स। उसमें क्या है, कई बुक्स के अंदर क्या दे रखा है, यहां फोर्स लगेगी, यहां फोर्स लगेगी, या कहीं और लगेगी, नहीं, वो फोर्स यहां लगेगी जहां डिस्टेंस क्या होगा आपका मैक्सिमम। ठीक है, ओके, सुन लो बच्चे ध्यान से। आपको 2 वायर्स गिवन है, आपको बच्चे 2 वायर्स गिवन है, एक वायर है P और एक वायर आपके पास क्या है A है, एक वायर क्या है B है। अच्छा दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया था अगर एक का करंट ऊपर हो और दूसरे का करंट नीचे हो तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, मैक्सिमम और पैरेलल हो जाता है। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन ऊपर या दोनों की डायरेक्शन नीचे है तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। ये कब होता है, जब दोनों वायर में करंट क्या चल रहा हो, सेम चल रहा हो।
क्या चल रहा हो, सेम। अगर एक में करंट ज्यादा है तो उसकी वजह से इफेक्ट ज्यादा होगा। चेक करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ए इज ग्रेटर एज कंपेयर टू वायर बी। बी का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ए का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। समझ आ गई? ए में करंट क्या फ्लो कर रहा है, ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। अब एक चीज क्लियर है कि Q पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अगर Q दोनों के सेंटर में है ना, तो Q पे जीरो नहीं होगा, P की वजह से कुछ ना कुछ उस पे इफेक्ट पड़ेगा। किस पे जीरो होने के चांसेस है, R पे। किस पे, R पे, क्योंकि R पे अपना मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, और A का जब तक R पे आएगा इसका भी क्या हो जाएगा, वीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मुझे कोई सीक्वेंस पूछे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, तो मैं बोलूंगा सबसे तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड किस पे लग रहा है, P पे, उसके बाद Q पे, उसके बाद R पे या जीरो है, या जो देखते हैं सिचुएशन क्या। हाँ जी, क्या सेम नहीं होगा बच्चे, Q पे इसकी वजह से भी कुछ होगा, पर P दूर है। देखो सुनो, जो पॉइंट जिसके जितना करीब होगा ना बच्चे, उसपे उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है। तो P पे A का इफेक्ट ज्यादा है, B का इफेक्ट कम है। Q पे P का A का इफेक्ट भी है और B का इफेक्ट भी है। R पे B का ज्यादा है और P का कम है। देखते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता कुछ जरूरत ही ना पड़े। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर A। The diagram shows two parallel wires carrying a current in the downward direction, ठीक है। The magnitude of current in the wire is greater than B. It is also observed that wire exert force on each other. Okay, state the direction of force experienced by wire A. दिमाग लगाओ। Force, force थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना? ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। पहले देखो, ए में करंट क्या आ रहा है, नीचे, यस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, यस और नो। ए में करंट किधर आ रहा है बच्चे, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। क्लियर है? ओके, क्या ये बनता है रूल, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बार यार ये छोड़ो, अब अगला करेंगे, कोई बात, कल कर लेंगे, कोई बात। अब लास्ट मोमेंट है, बाकी रह जाएंगे। चलो ये करो, जो बच्चे कर सकते हैं ना वो क्वेश्चन, वो ये करना, पहले राइट हैंड थंब रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेना। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आपको इस उंगली की डायरेक्शन दे देगी। करंट है, इस उंगली की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, लेफ्ट आएगा। पहले राइट हैंड थंब रूल, कल कर लेंगे, कोई बात। ये वाला करो पहले, करो करो बच्चे, जल्दी करो, फिर यार लेट हो जाओगे। What is the potential energy stored in the bow when the force is 25 न्यूटन? बोलो बच्चे, 25 न्यूटन पे कितना है डिस्प्लेसमेंट, 5। तो क्या लिखूं मैं, 25 इंटू 5 सेंटीमीटर है, तो किसमें चेंज करें, मीटर में। 1 जा 4 जा 1.25 जूल। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछो। फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है 25 फोर्स पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mgh, mg इंटू h कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो किसमें चेंज किया, मीटर में। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 1.25 जूल साल। ठीक, ग्राफ से पढ़ा है सिर्फ आपने। अगला कहता है अगर मास है इतना, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द एरो। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक, कितनी है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वेरी गुड। अपॉन क्या आएगा, 1000, क्योंकि वो किसमें गिवन है, ग्राम्स में गिवन है। बात क्लियर हुई? सबसे पहले पोटेंशियल निकाली कैसे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स क्या होता है, mg, डिस्प्लेसमेंट h, mgh हो गया। पोटेंशियल से काइनेटिक निकालने का तरीका तुम्हें पता है, पोटेंशियल किसके बराबर होती है, काइनेटिक के। इवन तुम्हें पोटेंशियल से वेलोसिटी निकालने का तरीका पता है, mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। इससे भी सौखा तरीका कर सकते हो,
दोनों तरफ m और m क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो भी कर सकते हो जैसे मर्जी। बाकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो निकालना। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द एरो। जितना भी आया क्या फर्क पड़ता है, मैक्स, हाँ जी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी कहां है? दिस इक्वल्स टू, बोलो, m, हाँ जी, m g और h। यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? h। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार बच्चे ध्यान से सुनो, इधर दिया हुआ है यार, कमाल होगी, मास अलग हो जाएगा। पता है क्या हुआ है? पहले मान लो, पहले एरो को स्ट्रेच किया ऐसे, ठीक है, कितने सेंटीमीटर स्ट्रेच किया इसको? 5 सेंटीमीटर, और फोर्स कितनी लगाई? 25 न्यूटन्स। क्लियर है बेटा? इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई? 1.25 जूल्स। ठीक है बेटा, अब जो यहां पे दक्षेश जी एरो थी, उस एरो को क्या कर दिया गया? आगे छोड़ दिया गया। तो जितनी पोटेंशियल थी वो सारी किसमें चेंज हो गई? बोलो बेटा, किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि एरो को ऐसे ऊपर मारा है तो एरो कितनी ऊपर जाएगी? तो जो पोटेंशियल स्टोर्ड थी वो ही किसमें क्या बनेगा? mgh। मास गिवन है, g गिवन है, h की वैल्यू निकाल। ठीक है, पहली पोटेंशियल एनर्जी थी इलास्टिक, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल। कौन सी है? ग्रेविटेशनल। हसरत क्लियर है बेटा? ओके, लो भाई, ठीक है, यहां से कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। बोलो बच्चे, कैसे करें इसको? कर दे। बोलो बच्चे, द ग्राफ इलस्ट्रेट्स द कोरिलेशन बिटवीन द, क्या क्या गिवन है बच्चे? प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, पहले सी पे प्रोटॉन गिन लेते हैं बच्चे। 91, 92, 92 है ना? यस और नो? प्रोटॉन्स है 92 और न्यूट्रॉन कितने हैं इस पे? 146। क्लियर है बेटा? पहले सबसे पहली चीज ये है, पता चला कैसे कैलकुलेट किए? मुक्शा ये तो पता है, 90, 91, 92, 145, 146। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। राइट द केमिकल सिंबल अलोंग विद द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर फॉर द एलिमेंट डिनोटेड एज सी। 92 वाला कौन होगा? यूरेनियम। इसने केमिकल सिंबल मांगा है तुमसे प्रॉपर, तो हम क्या लिखेंगे? यूरेनियम 92, और ऊपर क्या होगा? 92 प्लस 146। अगर किसी को डाउट हो, जैसे केमिस्ट्री में आप ABC की फॉर्म में लिखते हैं, तो दोनों लिख दो। पहले लिख दो C 92 प्लस 146 विच इज यूरेनियम 92, 146, 92। ठीक है बच्चे, कितना बनेगा ये? 238। क्या बनेगा ये? 238। आगे, प्लॉट ऑन द ग्राफ द डॉटर एलिमेंट आफ्टर इमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन निकलेगा तो क्या होगा बच्चे? प्रोटॉन हो जाएंगे कितने? 93, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चे? 145। यही होता है बीटा एमिशन में, प्रोटॉन एक बढ़ता है, न्यूट्रॉन एक कम हो जाता है। तो न्यूट्रॉन एक कम मतलब इधर से 91 और इधर से, यही बनेगा बच्चे पॉइंट। चेक कर लो, 93। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन तो बेटा न्यूट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन तो था ही नहीं पहले, न्यूट्रॉन था, वो टूट के प्रोटॉन और क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन बन गया। अल्फा में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कम हो जाते हैं, हाँ। बीटा में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर नो चेंज रहता है। अगला बच्चे, द डॉटर एलिमेंट्स एज इंडिकेटेड इन द प्रीवियस आंसर इफ इट अंडरगोस अल्फा डिके। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 93 और 145 बने हैं, 146 नहीं, अच्छा 145, द डॉटर एलिमेंट कौन सा? एज इंडिकेटेड इन द प्रीवियस आंसर। स्टार्टिंग वाला सी नहीं, सेकंड वाला।
इसमें से क्या निकाल दिए, अल्फा, मतलब कितने प्रोटॉन निकाल दूं, 2, 91, कितने न्यूट्रॉन निकाल दूं, 2, 143, तो 91 और 143 नियरली तुम्हारा यहां बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हें क्या कुछ ना कुछ तो मिलेगा। 142 हो गया यार, 6:45 तक तो क्लास ही है बेटा, क्यों टेंशन ले। बोलो, चल बाकी चीज सारी छोड़ दो, बताओ इसमें रेजोनेंस किस किस में होगा? कुछ भी देसी, किसी में भी नहीं होगा। इसका मतलब ये वो क्वेश्चन है कि जिसकी लेंथ बड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी लेंथ छोटी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। चलो चेक करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ओनली वन बॉल वाइब्रेट्स विगरसली। चेक करते हैं दोबारा यहाँ पे। द एडजेसेंट डायग्राम शोर 4 सॉलिड प्लास्टिक बॉल्स, ये वो। A person shakes the wooden base to and fro. It is observed that even the balls start vibrating. It is observed that all balls vibrate, but only one ball vibrates vigorously. क्यों हो रही है? इसका मतलब the frequency of forced vibration is equal to natural frequency of that ball. A condition called resonance is reached where amplitude is maximum. पता नहीं कौन सी है। अगला, if FA, FB, FC and FD are natural frequency, arrange them in an increasing order. बताओ भाई सबसे कम कौन होगी? सबसे कम FD, उससे ज्यादा FA, उससे ज्यादा FC, उससे ज्यादा FB। अभी भी ये नहीं बताया अपने को कि कौन सी बॉल वाइब्रेट कर रही है विद द हाई एम्पलीट्यूड। क्लियर है बेटा? मोक्षा क्लियर है? हाँ ना, इनवर्सली कोई भी लेंथ आ जाए इनवर्सली है। ओ भाई एयर कॉलम कहाँ है इसमें? वायर के ऊपर बॉल लगा दी। एयर कॉलम सिर्फ क्लोज्ड वाले में होगी, वो बॉटल बुटल वाले में। रेजोनेंस हो गया। तुमने वाइब्रेट किसको कराया? वुडन बेस को ना, तो वुडन बेस की फ्रीक्वेंसी और किसी की मैच कर गई। बताना बेटा, ये रे किधर आएगी? ये रे किधर आएगी? सीधी आएगी। यहाँ क्या बनेगी? नॉर्मल। ये एंगल बताओ। 48, ये कितना है? 90, ये कितना है? 42, ये कितना है? 48। ओके, क्रिटिकल एंगल कितना गिवन है? 42, तो ये कहाँ जाएगी? नीचे। ये एंगल कितना बनेगा? ये 48 है, ये बनेगा 42, ये बनेगा 48, ये बनेगा 42। अब क्या करें? किधर जाएगी? इधर। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? इसको इधर निकालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? बाकी ये जो भी, कैलकुलेट द नेट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रे PQ व्हेन इट इमर्जेस। नेट एंगल क्या होगा बच्चे? कैलकुलेट द नेट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द PQ। हाँ जी बेटा, PQ क्या कर रही थी? सीधी जा रही थी, है ना? ये सीधी जाती, लेकिन ये इधर क्या हो गई? डेविएट हो गई। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे इसका। कितना बनेगा देखो। देखो बेटा, ये कितना था अपना? 48,
ये भी कितना था 48, ये कितना है 42, ये एंगल कितना है 90, ये इसको ऐसे और इसको ऐसे। कितना बनेगा बच्चे एंगल देखो, कौन से वाला, ये वाली ना, 48 48 96, कितना रह गया 84, 80, ये 42 है, ये कितना हो गया 48। देखो बेटा 84 प्लस 48 132, सही है ना। 180 माइनस 132 कितना आंसर आएगा 48। तो ये एंगल कितना आ गया 48। ठीक है, वैसे ही ये वो भी हो सकता था तुम्हारा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बन सकते थे। बेटा पीछे है ना इसका आंसर, सुनो पीछे इसका आंसर दे रखा है 132 डिग्रीज। कितना दे रखा है 132 डिग्रीज। ठीक है, अब अपने को मतलब नहीं है यार, एक लाइन पे कितने एंगल्स बनते हैं, दो बनते हैं। कितने बनते हैं, दो। अपन कौन सा एंगल उठाते हैं लाइन का, मिनिमम एक्यूट एंगल उठाते हैं। एक्यूट एंगल कितना बनेगा 132 का, टोटल एंगल लीनियर पेयर में क्या होता है 180, एक एंगल 132 है तो दूसरा क्या है 48, तो आप आंसर उसका क्या लिखेंगे 48 ही लिखेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है। फिर भी कभी ऐसे क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू आ जाए तो 48 टिक करना है। फिर भी अगर कई बार क्या होता है यार, डाउट आ जाता है बच्चे के मन में, तो चाहे दोनों एंगल लिख दो कि एंगल्स बन रहे हैं आपके 32 48 बट द लोअर एंगल 48 इज टेकन। ओके, ये आ गया रुद्र। A circuit depicted in the figure Ohm's law। बेटा 15 मिनट है, ढंग से पढ़ लो, ये क्वेश्चन हो जाए तो 4 क्वेश्चन है भाई, सारे ही कराऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ी इसको। रेजिस्टेंस ऑफ मर्करी इन द ट्यूब, एमीटर रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग। सुनो ध्यान से, जल्दी जल्दी। सबसे पहले दिया है तुम्हें ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी गिवन है, बोलो बच्चे लेंथ कितनी गिवन है आपके पास L। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बेटा आपके पास A। और क्या गिवन है, हाफ फील्ड मर्करी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है D। ईएमएफ कितनी गिवन है बच्चे आपको E। बोलो बेटा रेजिस्टिविटी A और L है, रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो, क्या लिखा हुआ है उसमें, पढ़ो क्या लिखा हुआ उसे, विच इज हाफ फिल्ड विद मर्करी, विच इज हाफ फिल्ड विद मर्करी। आधी भरी हुई है मर्करी से, आधी भरी हुई है मर्करी से। एरिया क्या हो जाएगा हाफ, एरिया क्या हो जाएगा बच्चे हाफ। तो एरिया कितना लेना है अपन ने A/2, क्या लेना है बच्चे एरिया A/2। तो R इक्वल्स टू रो L A/2 इंटू 2, क्या बन गया R इक्वल्स टू 2 रो L/A। असल चेक करना यही है। यही है ना, एरिया हाफ की है, लेंथ हाफ की है। बस ठीक है बच्चे, ओके। कल जब तेज के साथ हुए ही है ना ट्रेजेडी। एमीटर रीडिंग, फॉर्मूला क्या होता है एमीटर रीडिंग का, एमीटर रीडिंग का फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR। ओके, और कुछ गिवन है, E गिवन है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है नहीं गिवन, तो आप डायरेक्टली कर लेंगे बच्चे क्वेश्चन। क्या होगा क्वेश्चन आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करना बेटा है कहीं पे, ये देखो नेग्लिजिबल है, तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे E इक्वल्स टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E इक्वल्स टू I कैपिटल R कितना था अभी 2DL/A प्लस 0, ये तो खत्म ही हो गया है ना।
तो आई की वैल्यू आ गई E इंटू ए अपॉन 2DL। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या आनी है बच्चे, सेम। E और V दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। E और V दोनों क्या हो गए बच्चे, सेम हो गए। अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 0। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं आया दोबारा पूछो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलना। हटिएगा, बेटा मैं कह रहा हूं शांति से पढ़ लो यार। ठीक है, इधर देखो सारे, एमीटर रीडिंग E इक्वल्स टू आई, कैपिटल आर की जगह क्या लिखना है बच्चे, 2DL बाय ए इंटू, और सॉरी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0, तो उसको इग्नोर कर दो, तो आई की वैल्यू यहां से तुम्हारे पास आ जाएगी। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ध्यान से देखना, आई आएगा तुम्हारे पास 2DL E इंटू ए अपॉन 2DL, ये आपके पास क्या आ गया, आई। आपको किसकी रीडिंग चाहिए, V की। V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर, यही होता है ना। चाहे करके देख लो, या होगा 2DL अपॉन ए, इससे ये आंसर क्या आना है, E। और अपने को वैसे भी पता है E इक्वल्स टू V प्लस V होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो E और V दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। आगे आता है, विच ऑफ द मेजरमेंट इज ऑल्टर्ड व्हेन द ट्यूब इज एंटायरली फिल्ड विद मर्करी। अगर एंटायरली फिल्ड विद मर्करी होगी तो क्या चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा, कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, पहले आधी फील्ड थी तो एरिया क्या था, A/2, पूरी फील्ड है तो एरिया क्या हो गया, A। एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सारी रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा, आधा होता रहेगा। ओके बेटा, ये देखो क्वेश्चन, आपके पास मास गिवन है खुशी, कितना गिवन है, 100 ग्राम्स। हाइट रेस्ड पोजीशन कितनी गिवन है बच्चे, 5 मीटर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, mgh। m को किसमें चेंज करना पड़ेगा, kg में, क्योंकि किसमें गिवन है, ग्राम्स में। ओके, द ग्राफ डिपिक्टिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस मीन पोजीशन वेलोसिटी हो गया। दैट द पाथ फॉलोड बाय स्टूडेंट 1 इज डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन। प्रूव करना है आपको कि पहला रास्ता है उस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन अगर नहीं लग रहा है तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या आएंगे, बराबर। अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो दोनों बराबर नहीं आएंगे। चलो सबसे पहले मैं निकालता हूं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी बच्चे, हाफ mv², तो कितनी आ गई, 50m। क्लियर है, m की वैल्यू नहीं डालते एक बार। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, m इंटू जी कितनी लेनी है, 10, h कितनी लेनी है, 5 दे रखी है, तो 50m। मतलब पहले में काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है, मतलब फ्रिक्शन क्या है, 0। ठीक है, दूसरे में पोटेंशियल कितनी है बच्चे, 50m ही है, लेकिन काइनेटिक कितनी है, हाफ इंटू m इंटू 64, कितनी आ गई, 32m। मतलब पोटेंशियल काइनेटिक में हुई थी, लेकिन काइनेटिक दोबारा पोटेंशियल में नहीं हो पाएगी, क्योंकि 18m जो जितनी भी एनर्जी है वो सारी क्या हो गई। ठीक है, जब कैलकुलेट करोगे तब m की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना, वो प्रूव हो जाए। Does the situation involving student to exhibit a breach of law of conservation of energy? No. कौन सा लॉ ब्रीच करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, या कैसे भी वो लॉस हो गई। ठीक है, फ्रिक्शन वाले, डज द सिचुएशन इन्वॉल्विंग टू, ब्रीच का मतलब है क्या उसने रूल को तोड़ा है, कहां तोड़ा है बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी नहीं टूटेगा।
पोटेंशियल काइनेटिक के बराबर आएगी, काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर ना भी आए ना तो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि काइनेटिक फिर किस में चेंज हो गई, हीट की फॉर्म में चेंज हो गई। यार 2 क्वेश्चन है बच्चे, फिर कल से यार फिर आगे सिलेबस करा दो। और यार तुमसे पूछा है क्या, तुमसे पूछा है, तुमसे पूछा हो तो तुम आंसर किया करो। सुनो इधर, थोड़ी बारिश भी रुक जाएगी तब तक। लिसन एवरीवन, सुनो। ट्रांसमीटर, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमीटर और रिफ्लेक्शन समझ आ गई। मतलब 20 सेकंड पे सिग्नल ट्रांसमिट किया और रिसीव हुआ कितने पे, 40 पे। 30 पे क्या किया, भेजा और रिसीव कितना हुआ, 50 पे, या कुछ भी है। अच्छा एक चीज देखो, ये डिफरेंस ज्यादा है या ये डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस किसमें ज्यादा है, बी में या ए में, ए में। ए में ज्यादा टाइम लगा सिग्नल को जाके वापस आने में, बी में कम टाइम लगा सिग्नल को जाके वापस आने में। क्लियर है बच्चे, 2 चीजें क्लियर होगी। नेम द डिवाइस यूज्ड हियर, कौन सा डिवाइस होता है, सोनार। Why is ultrasonic waves used? Because they do not get scattered, they travel in a straight line, they are highly energetic, they have a high frequency, not deviated. Which submarine is closer to the ship? सबमरीन को किसको सिग्नल जल्दी वापस मिल रहे हैं, बी को। इसका मतलब बी शिप के पास है, ए शिप से क्या है, दूर। डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस तो हो जाएगा बच्चे, आपके पास टाइम है, टाइम कहाँ है, हाँ ग्राफ पे ये टाइम हो गया ना, ये 30 है, ये 50 है, डिफरेंस निकाल के 20 सेकेंड्स। ओके सुनो, क्या 2 चीजें गिवन है आपको, मैम सुन लो बच्चों, क्या 2 चीजें गिवन है, ये क्या गिवन है, V और क्या गिवन है, R। निकालना क्या है आपको, पावर। V और R में कौन सा फॉर्मूला होता है पावर का, V²/R। सुनो ध्यान से, अगर आपने S1 को क्लोज कर दिया, किसको, S1 को, तो ये दोनों रेजिस्टेंस प्ले में आ जाएंगे, आ जाएंगे ना दोनों रेजिस्टेंस प्ले में। कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस, इनका क्या निकालोगे, पैरेलल। पैरेलल निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। अब ये कह रहे हैं व्हेन स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन, S1 ओपन है, S2 क्लोज्ड है। अगर S1 ओपन है तो करंट को तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है यार जाने के लिए, फिर सिर्फ कौन सा बचेगा, ये 20 बचेगा, नहीं सॉरी सीरीज हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, ये यहां से गया, ये ओपन है वो क्लोज है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। ठीक है बच्चे, क्लियर है, रास्ता क्लियर हो गया, क्योंकि इस पे तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं तो इसको कंसीडर ही नहीं करते। तो पहले रेजिस्टेंस था पैरेलल का, फॉर्मूला लगा दो V²/R पैरेलल। दूसरा हो गया सीरीज, फॉर्मूला लगा दो V²/R सीरीज। ठीक है, किसमें पावर ज्यादा निकलेगा, पैरेलल वाले। अच्छा बस एक क्वेश्चन बच्चे ये करवाना चाहता था मैं तुम्हें, ये तुम्हें किसका क्वेश्चन लगता है बच्चे, पुली का। ये पुली का क्वेश्चन नहीं है। The diagram shows a pulley used to lift an iron beam of length 3 मीटर। ध्यान से सुनना, आयरन बीम की लेंथ कितनी है, 3 मीटर। वेट इज 100 kgf। बताओ किस पे लगेगा इसका वेट, कितने पॉइंट पे लगेगा, 1.5 पे। ये है 0 और ये कितना है 3, कितना वेट है इसका, 100 kgf। समझ आ गई। आपने यहां से इसको उठाना स्टार्ट किया, ये क्या हो गया, एफर्ट, ये क्या है आपका लोड, और ये आपका क्या है फलक्रम। बात समझ आई या नहीं आई बच्चों। जब मैंने इसको यहां से उठाया, फलक्रम, लोड, एफर्ट, लोड बीच में है, कौन सा क्लास ऑफ लिवर है, 2, क्या एक्ट करेगा, एज अ फोर्स मल्टीप्लाई, एज अ फोर्स मल्टीप्लाई। अगर एफर्ट की वैल्यू पूछ ले तो E इंटू 3 इक्वल्स टू 100 इंटू 1.5। क्लियर है या नहीं। लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, एफर्ट। क्या आ जाएगा आपके पास, एफर्ट। ठीक है बेटा, इसको उठा रहे हैं ना पुलिस से यहां से,
इस पुली का ये लोड है, लेकिन पुली इसको उठा रही है, तो इसके लिए वो क्या हो गया, एफर्ट हो गया। पुली को तो भूल ही गए ना अपन, पुली तो वैसे ही लगा दी कंफ्यूजन के लिए। When the beam is being lifted from the ground with the other end touching, सुनो बेटा लास्ट सुन लो, देखो आपने बीम को ऐसे उठाया, अब जैसे जैसे बीम को उठाओगे बीम आगे की तरफ आता जाएगा, यस और नो, आगे की तरफ आता जाएगा। क्या उसकी डायमेंशंस पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या उसके लोड पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। जब तक बीम पूरा हवा में नहीं आता तब तक बच्चे उस पे क्या लगना है, आपने सेम ही वेट लगना, क्या लगना है उस पे, सेम ही एफर्ट लगना है। ध्यान से सुन लो, आपने कोई चीज है उसको इतना उठा के खींचा चाहे उसको ज्यादा उठा के खींचा, ठीक है, लगना क्या है आपका, एफर्ट क्या लगना है, सेम लगना है, क्योंकि डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आएंगे। चलो आप यहां से कंटिन्यू करेंगे बच्चे, घर जाके अब पढ़ना है, होली हो गई आज खत्म।